हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और आज शुरू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर यानी कि क्लास 12 का चैप्टर 2। इसी में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है। एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है एंड लॉट मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में अगर देखें और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ क्लास 11 का एक टॉपिक है जिसका रिवीजन करना यहाँ पे जरूरी बन जाता है। उसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव ऐसे फोर्स या फील्ड को कहते हैं जिसमें पहली बात की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर आप राउंड ट्रिप में चलते हैं, किसी एक पॉइंट से चला, मोशन करना शुरू किया, आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहाँ से लौट के फिर अपने पुराने जगह पे पहुंच जाते हैं, तो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। और साथ ही साथ एक और बात होता है कि अगर बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू होता है कैसा हो जाता है? कांस्टेंट होता है। तो ये सारी बातों को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो कंजर्वेटिव वाले सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए कंजर्वेटिव हो गया। मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका वो डिफाइंड है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? बिकॉज क्लास 11 में पढ़ा आपने पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये कितना हुआ करता था? mgh था ग्रेविटेशनल। साथ में पढ़ा स्प्रिंग में जब पोटेंशियल एनर्जी था तो इसका वैल्यू था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक चार्ज? इस चार्ज से जब हम बात करते हैं तब क्या होता है, इसे ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा डिफाइंड होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा और साथ ही साथ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये होता है यहाँ पे दो बातें होती है वर्क डन के बारे में। पहली बात तो होता है कि वर्क डन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का, जो भी वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये वैल्यू तो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और साथ ही साथ एक और बात याद रखना है कि वर्क डन का जो वैल्यू होता है इवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कहीं भी जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। और साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वहीं पे वर्क डन बाय द फील्ड होता है, ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, दो बातें आपको यहाँ से दिमाग में रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर आप डिफाइन करते हैं, पहली बात की पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा हम लोग चेंज डिफाइन करते हैं और चेंज का जो वैल्यू होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के बराबर होता है, या फिर जो फील्ड है उसका वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव अगर लिखते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब बात ये कहता है कि अगर सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यानी कि इस चैप्टर में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपना कंजर्वेटिव है और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, देन इन दैट केस टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल। तो ये दोनों का जो सम होता है कैसा होगा? हमेशा इक्वल होगा। क्लास 11 के वर्क एनर्जी थ्योरम की तरह कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, बाकी कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा हो। उस केस में ये वाला रूल अपना एप्लीकेबल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। तो एक बात याद रखना है, पहला कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका रूल इस जगह पे लग जाएगा। और दूसरा, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और जो फील्ड वर्क करेगा ये निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल का इनिशियल और काइनेटिक पोटेंशियल का फाइनल का जो सम होगा ये आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दरअसल में होता है कि अगर मान लिया हमने यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस जगह पे किसी भी चार्ज को लाकर हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इस काम को करने में, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ से Q चार्ज ला रहे हैं,
क्यू भी पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी जो इस पॉइंट पे दिया है, ओ पॉइंट अगर इसको एज्यूम करते हैं, तो इस चार्ज क्यू को क्या करेगा, अपोज कर रहा होगा, इस चार्ज क्यू को ऐसा रिपल्सन दे रहा होगा, मतलब इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा रहा होगा और इसको अपने ओरिजिनल जगह पे लाना है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाना पड़ेगा जो इसको ज़बरदस्ती इस जगह पे लाएगा। तो इस वजह से जो लाने वाला आदमी होगा, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क करेगा और वही एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी चार्ज को बहुत दूर से जब ला के किसी जगह पे रखते हैं, यानी कि उसको असेंबल करते हैं, और ये असेंबल करने में जितना आप वर्क कर रहे होते हैं उस वर्क को उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ में हो सकती है। पहला जैसे अट्रैक्शन कर रहा था, यहाँ पे रिपल्शन कर रहा था तो इधर फोर्स लगाएं, अगर अट्रैक्ट करता तो अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, क्योंकि चार्ज को स्लो लाना है। मतलब कि चार्ज को अगर लाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है ये कितने के बराबर हो जाता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज को लाने में, यहाँ पे रखने में, यहाँ पे असेंबल करने में जितना भी काम करता है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। चेंज का मतलब होता है यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। और फाइनल का मतलब पॉइंट पी पे पहुंच गए। और इनिशियली कहाँ से चलते हैं, तो इनिशियली ना हम लोग रेफरेंस कंसीडर करते हैं इसका इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से चला और यहाँ तक आया। तो जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे होता है ना, सॉरी फाइनल पोजीशन है यहाँ पे पहुँच गया, इनिशियली इन्फिनिटी से था, चलना इन्फिनिटी से शुरू किया था, तो फाइनली जब इस पोजीशन पे पहुँच गया तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू है और इन्फिनिटी पे हम लोग जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो गिवन पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दरअसल में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क किया है वही क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको सम अप कर लिया जाए और देख लिया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, हमने अभी भी पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड हो जाता है। इसका वैल्यू हो जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। और यू फाइनल जहाँ पहुँच गया, इनिशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, और इन्फिनिटी का लिया जीरो, तो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट पोजीशन। बहुत दूर से जो अभी का पोजीशन है यहाँ तक ला के रखने में जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये सिस्टम को बनाने में, यहाँ ला कर रखने में जो वर्क किया गया है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट का बात करेंगे तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलास्टिक हो, कोई भी हो, यूनिट तो चेंज करेगा नहीं ना। तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका, जूल ही होगा, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है और वर्क का यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रोटॉन इज फिक्स्ड। एक काम करो, आप ले लो, क्या यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लो, और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है। इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट पी है, नियर पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पी दिया है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आर पे ये रखा हुआ है। तो इस केस में कितना वर्क डन पॉजिटिव है कि क्या पॉजिटिव है, ये सब बातों को पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है तो इसके ऊपर में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर होगा, इसे हमेशा स्लोली लाना पड़ता है हमको। तो स्लोली लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो दिया होगा वो कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तभी ना ये मूव करेगा स्लोली। जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है तो इस केस में चार्ज कैसा मूव कराना है, स्लोली। हमेशा याद रखिए कि जब चार्ज को लाते हैं ना, ब्रिंग करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे, तो चार्जेस को स्लोली लाना है, कभी भी उसको रफ्तार नहीं देना है। रफ्तार देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए जब चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो स्लोली लाएंगे तो हर जगह फोर्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों बैलेंस कर जाएगा। अब स्लोली लाना है तो फोर्स इधर लग रहा है और आपका जो चार्ज है मूव किधर कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का हो गया। तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट में होता है तो वर्क डन कितना होता है, माइनस एफ एस ना हो जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री, अपोजिट में तो 180, तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव। और इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है कितना,
वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये वैल्यू भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब चेंज निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ये आपके मोशन करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे ये घटते जा रहा है, धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन दिस केस। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन फिक्स कर दिया और उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाएंगे, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो उसको स्लोली मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इस वजह से वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको फंडामेंटल को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है, और दूसरा एक प्रोटॉन दिया है, इसको लाना है और इसके नियर बाई में पॉइंट पी पे रखना है। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो प्रोटॉन को कहीं इन्फाइनाइट डिस्टेंस और जिस पॉइंट पे लाए हैं उसके बीच में कहीं एज्यूम कीजिए। तो इस केस में देखेंगे कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग प्रोटॉन है वो इसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगा देगा। तो इस केस में इसको अगर यहाँ पे लाना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको किधर लाना पड़ेगा, जिधर ये मोशन कर रहा है, और जब ये मोशन कर रहा है तो इधर की तरफ चलता हुआ आ रहा है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट सबसे क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन को जो पहले से रखा हुआ प्रोटॉन है, ये रिपल्सिव फोर्स दिया जो अवे लग जाएगा। तो इसको इस जगह पे लाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किधर लगाएगा, फोर्स पॉइंट पी की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये पॉइंट पी की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जरा देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया क्या, और दोनों जब सेम हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो दैट विल बी द पॉजिटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, चेंज का मतलब पॉजिटिव है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। यहाँ पे ये मोशन करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल है, स्ट्रेंथन करेगा आपको फंडामेंटल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि जब बॉडी को मूव कराते हैं तो स्लोली मूव कराना है, और उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका डिफाइन करना है। तो जैसे मान लिया हमने कि Q1 को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो Q2 चार्ज को दरअसल में हम इन्फिनिटी से लाकर यहाँ पे रखे होंगे ना, यहाँ से बहुत दूर से लाकर यहाँ पे रखा होगा, और ये काम करने में जो वर्क किया हमने वही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज ए इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जब स्टोर हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर किसी भी इंस्टेंट पे इसको हम अज्यूम कर लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारा चार्ज दिया हुआ है, और स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज x। अब इसके ऊपर में जो दोनों चार्ज सेम नेचर का अज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स अवे लग जाएगा, तो इसको मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, और जिस वजह से थोड़े से टाइम में मान लीजिए कि कितना डिस्टेंस चल गया, ये dx डिस्टेंस चल गया। ध्यान देने वाली बात है कि इसके ऊपर में जो लगने वाला फोर्स होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हर एक मोमेंट पे होगा, तभी ना ये चार्ज मूव करेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और ये फोर्स कितना हो गया, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ध्यान देना ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका वर्क हमको निकालना है, तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किधर है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो वर्क डन निकालना है dw, तो dw इज इक्वल्स टू कितना होता है, f डॉट dx हो जाता है, इसका निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू dx का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इंटू दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा। तो फोर्स की जगह तो फोर्स लिखेंगे, और x यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है Q2 नज़दीक में, तो x की वैल्यू कम होते जाएगा ना, तो dx नेगेटिव होगा और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, माइनस एफ dx हो गया, और f का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, dx हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, जब चार्ज को आप कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे लाते हो। कितना करना है यहाँ पे, माइनस k हो जाएगा, ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया, और ये dr हो गया। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से r, और ये r ऊपर जाके कितना होगा, r की पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस k Q1 Q2, r की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये हो गया इन्फिनिटी से लेकर r तक हो गया।
तो वैल्यू हो गया माइनस के Q1 Q2 और ये वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। तो वैल्यू हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 और ये वैल्यू हो गया -1/x दैट इज़ इन्फिनिटी टू r। तो वैल्यू हो गया माइनस के Q1 Q2 और ये पुट कर देंगे तब -1/r, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। देखो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा फाइनली, तो फाइनली आ जाएगा आपका वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे दो चार्ज के लिए, दिस बिकम्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। और एक कॉमन सा मिस्टेक होता है, नीचे r² नहीं r होता है, तो अभी स्टार्टिंग में याद करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि फोर्स वाला भी पूरा पूरा आपने प्रैक्टिस किया है, फील्ड का प्रैक्टिस किया है, तो याद कर लेना है कि इस यहाँ पे इस चैप्टर में जनरली नीचे कितना है, r है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज है, के Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर r दिया है, तो जिस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे ग्रेविटेशन चैप्टर में -G m1m2/r, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसका वैल्यू होता है के Q1 Q2/r हो जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। इसमें एक छोटा सा बात याद रखना है, क्या याद रखना है, चार्जेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द प्रॉपर साइन, चार्जेस should be substituted, charges should be substituted with proper sign, विथ प्रॉपर साइन। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रखो, निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज रखो, और दो चार्ज Q1 Q2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के Q1 Q2/r हो जाएगा। एकदम दिमाग में रखना है, जैसे ग्रेविटेशनल होता था वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ओनली द डिफरेंस ऑफ फार्मूला इज देयर। बाकी कॉन्सेप्ट और लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशन वाला भी होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है, और इलेक्ट्रिक वाला फील्ड होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला के Q1 Q2/r। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, सो दैट हमारा जो लॉजिक है थोड़ा और क्लियर हो जाए, और जो इसका पॉइंट है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगता है, इस बात को भी हम लोग सीख सकें। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है कि ये चार्ज Q इज फायर टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q विच इज फिक्स्ड विथ स्पीड v। जैसे बोला है कि यहाँ पे एक चार्ज को रख देना है, ये चार्ज कैसा दिया है, Q दिया हुआ है, और दूसरा चार्ज कितना है, बहुत दूर से फायर किया गया और इसके पास स्पीड कितना है, v दिया है। तो बेचारा चलते चलते आएगा कहीं पे और इतना जगह पे आके रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सन लग रहा है ना यहाँ पे। ये जब मूव करेगा तो कैपिटल Q स्मॉल q का रिपल्सन देगा। तो ये इसका कैसा पोजीशन हो गया, ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये कैसा हो गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन। एज वी ऑल नो दैट कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉजिक होता है ये हमेशा सेम हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाकी कुछ नहीं। जब ये r डिस्टेंस पे आता है, चलते चलते आता है, क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, मतलब यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसके बाद मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। वहीं पे इनिशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पे दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो फाइनल में काइनेटिक 0 और पोटेंशियल कितना पुट कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा k हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस r। अभी पीछे फॉर्मूला पर हमने कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r होता है, तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाई स्मॉल r हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे जो दिया है स्टार्टिंग टाइम में काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत दूर होने की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि r जो दिया है इसका वैल्यू कितना हो गया, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 को भी इधर भेज दो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, mv² हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r दिया है, देन रिटर्न्स बोला कि q इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2v। अब q को कितना वेलोसिटी दी है, 2v, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 2v हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मान लो डिस्टेंस कितना है, r2 दिया है, तो ये क्या लिखेंगे, 2k कैपिटल Q स्मॉल q, और ये कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 2v का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो बाहर हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2k कैपिटल Q स्मॉल q और दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई हाफ mv²। ये आ गया ना। अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो इतना का वैल्यू कितना दिया, r दिया ना, 2kq/mv² का वैल्यू r दिया है, इसका मतलब r2 जो हुआ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा ना। सेकेंड केस में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच का, वो वैल्यू कितना हो गया, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू r/4, दिस इज इक्वल्स टू r/4। ओके, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M आर प्लेस्ड एट सेपरेशन D।
मतलब ये सीन बोला है यहाँ पे रखना है चार्ज को और यहाँ पे चार्ज रखना है, ये डिस्टेंस डी है, ये भी चार्ज क्यू दिया है, ये भी चार्ज क्यू दिया है, इसका भी मास सेम है और इसका भी मास सेम है। जाहिर सी बात है कि ये क्यू इसको इधर रिपल्सन दे रहा होगा, ये क्यू इसको इधर रिपल्सन दे रहा होगा, और ये कहानी कब का है, तो ये कहानी इनिशियल है। बोला है कि व्हेन देयर सेपरेशन इज 2d, अब इसको छोड़ देंगे, एकदम फ्री कर दिया मूव करने के लिए, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन दिया और डिस्टेंस कितना हो गया, 2d हो गया। यहाँ भी मास सेम है और यहाँ भी मास सेम है, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है। तो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बताइए व्हाट विल बी देयर काइनेटिक एनर्जी ईच। देखो दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर k होगा तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी k होगा, और इनिशियली तो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। ये कौन सा सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। एज वी ऑल नो दैट कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बाहर से नहीं फोर्स लग रहा है, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का वैल्यू बराबर हो जाएगा। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल हो जाएगा। और उसी तरीके से इनिशियल में बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में दोनों मूव कर रहा है, पहले वाले का k हो गया प्लस दूसरे वाले का k, दोनों आइडेंटिकल है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो k प्लस k हो जाएगा। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, k q1 q2 मतलब k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लिखना है, k q1 q2 बाई r होता है ना, दो चार्ज दिया है q1 q2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाता है, अभी अभी बताया हमने, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r हो जाता है। तो उसी तरीके से लिखेंगे, बाद का डिस्टेंस 2d है, एंड दिस इज इक्वल्स टू इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k हो जाएगा q और डिस्टेंस के वैल्यू कितना हो जा रहा है, d ना हो जा रहा है। इसका मतलब k और k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी k डैश वाला, ये k के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। काइनेटिक एनर्जी मान लो कैसा दिया, k डैश है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला नहीं, ऐसा नहीं कि गलती से k काट दीजिएगा तो मामला खराब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो गया k हो गया q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d एंड दिस इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2k डैश एंड दिस इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई हो गया d माइनस हो जाएगा k q स्क्वायर बाई कितना हो गया 2d, तो ये हो गया 2k डैश और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर बाई 2d। So the value of final kinetic energy that is k q square by 2 to the 4d। इंडिविजुअल जो आपका मास दिया है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया 4d। हमने क्या किया कि पहले d डिस्टेंस पे था तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखा, और बाद में चला गया कितना डिस्टेंस पे 2d पे, तो बाद का क्या लिखा, पोटेंशियल प्लस दोनों आइडेंटिकल दिया तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, तो k डैश प्लस k डैश हो जाएगा, और इनिशियल पोटेंशियल से इक्वेट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू मेरा आ गया। सो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो फर्दर है तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस 2 से ज़्यादा अगर होगा उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। And thanks for watching this video till the end, and if you like this content then do consider subscribing this channel and hit the like button, and also join the Telegram channel, link is given in the description. Thank you, bye bye.